जो पहला सेक्शन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के सवाल को थोड़ा सा और डिटेल में लिया हूं ताकि चीजें आपको समझ आए बच्चों। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। आजकल प्रयुक्त होने वाली सबसे अधिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? कमेंट करके सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे आजकल सबसे प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। चलो टाइमर भी लगाते हैं ताकि आप भी टाइमर के अंदर ही जवाब दीजिए कमेंट करके। वार्डन का डेट अभी आया नहीं है बच्चा। वार्डन कौन सा वार्डन? सीजीपीएससी का वार्डन अलग है, व्यापम का वार्डन अलग है, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस जो कि प्रयुक्त होता है, एकदम सही आंसर के साथ सारे बच्चे आ रहे हैं, उसको बोला जाता है कीबोर्ड। ये तो सब जानते हो, पर कीबोर्ड के इसके बारे में जो डेटा दे रहा हूं वो समझना। देखो कीबोर्ड का मेन क्वेश्चन ये नहीं आता कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि F1 से F12 की सभी कीबोर्ड में आने वाली संख्या को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा फंक्शन की। याद रखना, फंक्शन की बोला जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जहां पे नंबर्स रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? नंबर्स एंड सिंबल, है ना, कीज भी बोला जाता है और नम पैड भी कहा जाता है। और मॉडिफाई की किसे कहते हैं? यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो याद रखिए कंट्रोल, आल्ट और डेल, ये सभी मॉडिफाई है। ये देखो कंट्रोल हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर समझाता हूं आपको मैं। ये कंट्रोल हो गया, ये आल्ट हो गया और यहीं पे डेल का बटन होगा, उसको दबाएंगे ना, तो ये सब क्या होता है? ये मॉडिफाई की कहलाता है। और ये सेक्शन को क्या बोला जाता है? जिसमें सिर्फ अक्षर होते हैं, अक्षर वाले सेक्शन को क्या बोला जाता है? अल्फाबेट की बोला जाता है। अक्षर वाले सेक्शन को अल्फाबेट बोला जाता है। और इसे जो एरो वाला सेक्शन होता है ना कीबोर्ड में, उसे नेविगेशन की कहते हैं। तो कीबोर्ड में सारे फंक्शन पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। कंट्रोल और डेल्ट, कंट्रोल शिफ्ट डेल्ट, हाँ, ठीक है। इस बात को याद रखना सारे बच्चे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। इस की फंक्शन को याद रखना। अगला क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली निवेश युक्ति क्या है? निवेश युक्ति वही मतलब सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट यहां पे छूट गया है। इनपुट क्या है? जवाब दीजिए कमेंट करके क्या होगा। जवाब दीजिए कमेंट करके क्या होगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन वाइज दिया गया है, सारे बच्चे बताएंगे और इस पर डील भी करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में माउस से रिलेटेड सवाल क्या बनता है, उसको भी आपको देखना है स्टूडेंट। बिल्कुल सही आंसर है माउस, है ना। माउस भी एक बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइस है, तो ये तो आपको सबको पता है और ये एग्जाम लेने वाला भी जानता है कि माउस के बारे में इतना सब जानते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये दुनिया का हर आदमी जान रहा है। पर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा समझेंगे माउस को। अगर कोई पहली बार माउस का चित्र देख रहा होगा, ये बेटा माउस, क्या है ये है आपका माउस। माउस के आविष्कारक का नाम जिंदगी में नहीं भूलना, ये सवाल रिपीटेड होता है, डगलस, है ना। 2 मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा अटक रहा है, 2 मिनट ना। माउस के आविष्कारक का नाम याद रखना, डगलस एंगलबार्ट, जो 1964 में माउस का आविष्कार किए थे। याद रखिए, एग्जामिनर सीधे आपके माउस के आविष्कारक से सवाल पूछ सकता है। माउस का उपयोग क्या है? माउस एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड के बाद। इसमें कर्सर होता है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, समझ लीजिए माउस का ही कर्सर है। क्या होता है? कर्सर होता है, एक छोटे हाथी के समान, आप इसे पकड़ के चला सकते हैं बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके आविष्कारक, कि माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंगलबार्ट। इसको याद रखना, 1964 में इन्होंने ही माउस का आविष्कार किया था बच्चों। अब इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली माउस काम कैसे करता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये GUI है। क्या है GUI? क्या होता है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है और GUI मतलब माइक्रोसॉफ्ट में आता है बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। क्या है? इस बात को याद रखना। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, मैं जैसे दिख रहा है ना आपको कर्सर, हम पॉइंट कर रहे हैं, एक प्रकार का ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है बच्चों। इसे पॉइंटर भी कहा जाता है। ये बेस होता है GUI पर। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके आविष्कारक का नाम तो पता है आपको, डगलस, है ना। यहां पे गलत छप गया है ना, डगलस याद रखना, ठीक है। यहां पे 2 मिनट, हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंप्यूटर के कार्य करने पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। कमेंट करके जवाब दीजिए। जो डिवाइस कंप्यूटर को स्टोर करती है और कंप्यूटर के कार्य करने पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए मुझे कमेंट करके। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और कंप्यूटर के कार्य करने पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या बोलते हैं? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये। क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है भाई, स्टोर करती है, वर्ड ही आ गया है, उसे बोला जाएगा स्टोरेज डिवाइस। क्या बोला जाएगा? स्टोर करना। अगर आपके इंफॉर्मेशन को या आपकी डेटा को कोई डिवाइस स्टोर करेगी तो क्या कहलाएगा? स्टोरेज कहलाएगा ना। आपके मेमोरी में, आपके मोबाइल में क्या है? एक प्रकार का स्टोरेज होता है जो जीबी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको वो दिखा रहा हूं, इस साइन को देखिए बच्चों,
कि इसमें कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइस आता है स्मॉल डेटा कैपेसिटी से यूज डेटा कैपेसिटी के बीच। फ्लॉपी डिस्क देख रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज होती है 1.44 MB, जिप डिस्क करके आता है, जिप डिस्क की होती है 750 MB, सीडी की करीब करीब होती है 700 से 800 MB, है ना। एक होता है जार ड्राइव, उसकी होती है 2 GB, एक होती है डीवीडी जिसकी होती है 4.7 GB, एक होती है यूएसबी मेमोरी स्टिक, उसकी होती है 16 GB, एक बैकअप टैप होती है 800 GB और एक हार्ड ड्राइव होता है 1 TB। ये जो ड्राइव आपको मैं बता रहा हूं ये आपका छोटे से बड़े क्रम में, पर अभी लेटेस्ट में आप जाओगे जो लेटेस्ट डेटा है आपके पास, है ना। अगर ड्राइव के मामले में सबसे कम स्टोरेज किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है। और सीडी रोम जो कि नया है, लेटेस्ट है, सीडी रोम में कितना होता है 700 MB। वही क्या होता है डीवीडी में 4.7 GB, ब्लू रे करके डिस्क आ गया है, उसमें होता है 25 GB से 128 GB की भी। फिर आगे आपका हार्ड डिस्क जो कि 8 TB तक का है, और सबसे ज्यादा होता है मैग्नेटिक टेप में जिसका उपयोग बड़े बड़े सेंटर में किया जाता है 185 TB। ये जो आपको डेटा है उसको कोई भी याद रखना बच्चों, कोई भी इस डेटा को नहीं बोलना, इनमें से कभी ना कभी सवाल पूछा जाएगा, आप इसी क्रम को याद रखना, सबसे ज्यादा से सबसे कम, और यही सवाल को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, इसको कोई बच्चा भी गलत नहीं करना। ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसी क्रम में आपकी क्या होती है कैपेसिटी स्टोर होती है। जो भी कंप्यूटर होता है ना वो अलग अलग एक्सटर्नल स्टोरेज का भी काम करता है ना भाई। आपने पेन ड्राइव लगा लिया, आपने सीडी लगा लिया, आपने फ्लॉपी डिस्क लगा लिया, इन्हीं ड्राइव से एग्जामिनर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है और उसी को समझना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन निकलेगा कहां से, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये पढ़ना है बच्चा, ठीक है। अब इसके बारे में समझना, कुछ अलग अलग प्रकार के भी ड्राइव्स होते हैं। एक आपने सुना होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी डेटा फाइल्स को स्टोर करता है। एक और नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हार्ड डिस्क से ज्यादा डेटा संग्रहित करता है और इसके मुकाबले तेज है ना। तो क्रम याद रखना। फिर होता है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा, याद रखना सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड ड्राइव से तेज होता है, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। पेन ड्राइव उससे भी तेज होता है, और पेन ड्राइव को एक और नाम से जाना जाता है, फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है और पोर्टेबल ड्राइव भी कहा जाता है। कभी कभी सवाल यह पूछा गया है कि पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है, तो पोर्टेबल ड्राइव भी कहेंगे और फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी कहा जाएगा बच्चों। पर याद रखना हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा तेज और सॉलिड कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसी में आगे जाएंगे ना तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है, मतलब जो बाहर से आप लगाते हो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आता है। और नेटवर्क अटैच स्टोरेज, मतलब जो भी हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं उसका भी स्टोरेज होता है। ये सारे क्रम आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर वही बात लिखा है, ये उससे तेज होता है, इमेज करता है, वीडियो स्टोर करता है, ये वही बात है, पढ़ने वाली बात नहीं है। तो जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे, और इसी टाइप के कुछ सवाल आपको एग्जाम में देखने को अब मिलेंगे। नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन, या दोनों में से कौन अलग है, या इनमें से कौन भिन्न है, ऐसे सवालों को भी सेट किया जाता है एग्जाम में। जवाब दीजिए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे बताइए कि निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जवाब दोगे कमेंट करके। सब बच्चे जानते हैं ना कौन सा नहीं है। अब आपने पढ़ रखा है केवल इनपुट डिवाइस नहीं है, हाँ मॉनिटर, केवल 3 एकदम सही है भाई। मॉनिटर कहां होगा, मॉनिटर एक क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो इनपुट डिवाइस नहीं होता। अब देखेंगे पूरा, आज ही रिवीजन कर लेंगे यहां पे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। आज पूरा अपने आंखों से फोटो देखिए और फोटो को याद रख सकते हैं। कीबोर्ड एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। वहीं पे अगर आप आएंगे तो आपने नाम सुना होगा जॉयस्टिक्स, गेम खेलने के लिए ऐसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, गेम खेलने के लिए ऐसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टच पैनल, किसी चीज को टच करके अगर उसको दे रहे हो वो भी एक इनपुट डिवाइस आएगा। टच पैड, अगर मैं सीपीयू पे काम करता हूं या लैपटॉप पे काम करता हूं, उसमें छोटा पैड होता है, उसको बोला जाता है टच पैड। MICR रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, आप जब भी मॉल गए हो, डी मार्ट गए हो, आपके सामान में जो फोटो मारता है, तीर मारता है और बिल आता है स्क्रीन पे, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आप जो OMR शीट में आंसर को कोला लगाते हो ना, उसको चेक करता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आज ही के दिन याद करना है, कल पे नहीं जाना है, ठीक है। और भी है मतलब फोटो तो अलग अलग है। अगर बार कोड पूछेगा, बार कोड क्या है एक प्रकार का, तो बार कोड भी एक इनपुट डिवाइस में आता है। जॉयस्टिक ऐसे दिखता है। तो आज के दिन सारे के सारे इनपुट डिवाइस माथे में होने चाहिए, क्योंकि इससे कुछ भी पूछे आप बता सको बच्चों, ठीक है। ये बात यहीं पे समझ जाओ और अपनी कॉपी में लिख लेना। अगला क्वेश्चन, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए बच्चों, मैं इसमें टाइमर लगाता हूं ना, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा।
रॉ इनपुट को उपयोगी बनाने के लिए, मतलब मैं कोई इनपुट दूंगा कंप्यूटर को, उसकी मौलिक प्रक्रियाएं क्या होती है? जवाब दीजिए। उसकी मौलिक प्रक्रिया क्या होती है? एक बार सारे बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जवाब दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, 30 सेकंड हो गया ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। रॉ इनपुट मतलब क्या हुआ? रॉ मतलब रॉ, मैं कोई चीज लिखा वो रॉ है, रॉ है। अब वो रॉ इनपुट गया भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। इनपुट भाई जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ना, हवा पे तो रहेगा नहीं, तो वो पहले स्टोर पे जाता है। फिर क्या होता है? उसके बाद कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है अपने लैंग्वेज में, 0 और 1 में। इसे बोलते हैं बाइनरी भाषा। क्या बोलते हैं? बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है। तो आपने सवाल क्या पूछा है? उसके बाद वो देता है आउटपुट आपके लैंग्वेज में। भाई आपका लैंग्वेज सी हो सकता है, C++ हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है। और ये कंट्रोल क्या है? कंट्रोल, जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो आपके कंट्रोल पे आता है। कहने का मतलब आपके डेटाबेस कंट्रोल पे आता है। दैट कॉल टू रॉ इनपुट फंक्शन। ठीक है, यही क्रम रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, पर एक ड्राइंग बनता है, याद रखना। ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। अगर ये ऐसा दिखा रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मैंने कहा था ना कि एग्जामिनर जो कि आपका छात्रावास का पेपर लेगा, वो आपको नेगेटिव टर्म्स के सवाल तो पूछेगा। अगर आप इस नेगेटिव टर्म्स के सवाल को सही तरीके से पकड़ के जवाब दोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए, इनपुट डिवाइस नहीं है। सारे बच्चे बताइए। और एक और काम करिए ना, ये काम करने से आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके शर्मा कोचिंग क्लासेस में अटेंडेंस लगा दीजिए कि हाँ सर हम आए थे करके। अगला जवाब दीजिए क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सबको पता है ना, प्लॉटर क्या होता है। भाई आपने चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल के, अखिलेश जी के, सबके बैनर देखे हैं। वो बैनर बनता है प्लॉटर से, इस बात को याद रखना। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पता होना चाहिए। ये तो चेक पढ़ने के काम आता है, ये भी काम आता है एग्जाम में पढ़ने के। बार कोड से भी इनपुट करके आपको इनपुट डिवाइस ही कहते हैं। ये टर्म्स तो आपको याद होगा। पर वापस से रिवीजन यहीं पे कर लेते हैं बेटा कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। भाई क्या क्या होता है? कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल। इससे सवाल पूछेगा बेटा, याद रखना। ये लोगों को याद नहीं है। ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बार कोड रीडर, माउस और OCR। ये सबसे ज्यादा स्पेशल इनपुट डिवाइस है। तो अभी हम रिवीजन कर लेंगे तो दिमाग को रिकॉल हो जाएगा। प्लॉटर क्या होता है समझ गए ना? जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं ना, बैनर कि भैया आज चुनाव आ रहा है, उस बैनर को प्लॉटर के माध्यम से निकाला जाता है। ये बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करता है। पर हमको यह भी पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस की श्रेणी में क्या क्या आता है करके। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखो बार बार नेगेटिव सवाल आ रहा है, और इसलिए आ रहा है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। और आपने अभी फोटो देखा है, और फोटो देखने के बाद चीजें हमको याद होनी चाहिए। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कमेंट करके बताओ मुझे प्यारे बच्चों। जवाब दीजिए। तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त, बस आपको रिवीजन और तरीके के टेक्निक को सीखना पड़ेगा। बगैर टेक्निक सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। भाई प्रिंटर ना, भाई प्रिंटर क्या देगा? प्रिंटर देगा प्रिंट। भाई प्रिंट देता है ना प्रिंटर। अब जो चीज दे रहा है, जो चीज बाहर आ रहा है, उसी को तो बोलोगे ना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मतलब बाहर आना, चीजों का बाहर आना। दैट कॉल टू आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आप मेरे को देख रहे हो। वो मेरी फोटो लेके बाहर दिखा रहा है ना, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। ये ड्राइंग दिखाया ना, ये ड्राइंग दिखाया ना, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आप इसको तरीके से याद करो। अब प्रिंटर की बात निकली है तो हम समझेंगे प्रिंटर, इंपॉर्टेंट प्रिंटर समझ लेते हैं। वैसे प्रिंटर में पढ़ाऊंगा अलग से, समझ लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंक का फुहारा मारेगा, फोटो छप जाएगा। इंकजेट प्रिंटर होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये कलर प्रिंटर भी आता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है। इसमें छोटे छोटे बूंदों का फुहारा मार के आपका प्रिंट निकाल लेता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? भाई लेजर प्रिंटर ही सबसे अच्छा होता है। इसका डीपीआई बार बार लिखा रहा हूं मैं, 600 डीपीआई तक होता है। ठीक है, सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है ये लेजर प्रिंटर। अभी कलर भी आ गया। ठीक है, इसमें कार्ट्रेज का इस्तेमाल करके सूखी स्याही डाली जाती है। सूखी स्याही डाली जाती है बच्चों, ये भी याद रखिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जब किसी चीजों का इंपैक्ट हो जाता है और उसके बाद फोटोकॉपी निकले, उसे बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, याद रखना। इसमें ये जो चीजें हैं ना, जो 3-4 प्रिंटर समझाया मैं आपको अभी, ये लेटेस्ट में क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए बताया आप लोगों को। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, जो अपनी गर्मी से, भाई थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है गर्म, जो अपनी गर्मी से पेज की छपाई करता है। अपनी गर्मी से गर्मी देगा, पेज में फोटो आ जाएगा, है ना।
और इसमें अलग अलग आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे प्रिंटर है, पर हमको एक कैटेगरी याद करनी पड़ेगी। इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। अगर इंपैक्ट प्रिंटर में जाएंगे तो बहुत सारे हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। इंपैक्ट याद रखना, इंपैक्ट, ये इंपैक्ट हो रहा है ना, ये इंपैक्ट हुआ मतलब किसी भी चीज का फोटो करना, छपाई करना इंपैक्ट के माध्यम से किया जाता है, उसे बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर, है ना। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसमें कोई भी टच नहीं होता, या तो स्याही का फुहारा मारा जाएगा या तो थर्मल का गर्मी दिया जाएगा, उसके माध्यम से टेक्स्ट इमेज की छवि आती है ना। तो जितने भी कलर प्रिंटर्स है, लेजर प्रिंटर्स है, ये सभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और उसका उपयोग वीडियो स्क्रीन स्पॉट को इंगित करने के लिए करता है। मतलब प्रकाश का, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन ना, प्रकाश का संवेदन मतलब सेंस कर सकता है लाइट को एंड इंडिकेट करने के लिए वीडियो स्क्रीन में उस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जवाब दीजिए कमेंट करके। धन्यवाद बच्चों, कमेंट करिए बच्चा, और जो भी डेटा दे रहा हूं उसके नोट को लिखिए। चलो मैं पानी पी रहा हूं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, है ना, सबको पता है ना इसका आंसर क्या होगा। कई बच्चे रॉन्ग जा रहे हैं, कई बच्चे गलत जा रहे हैं। प्रकाश का इंडिकेशन लाइट पेन होगा रे। लाइट पेन नहीं देखे हो, लाइट पेन रे, ऐसे लेजर मारने वाला लाइट पेन जो है, लेजर मारने वाला, लेजर मारते हैं बच्चे लोग, आता है मेले में, लेजर मार मार के लाइट मारते हैं, इंडिकेट करते हैं, दैट कॉल टू लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन भाई, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो इनपुट दे रहा है ना, कि ये वाला है करके इनपुट दे रहे हैं ना, लाइट पेन है, ठीक है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में स्क्रीन में संकेत देने के काम आता है। ये पेंसिल की तरह स्टाइलिश होता है, समझ लीजिए। ये आपका लाइट पेन है, इसमें मैं बटन दबाऊंगा तो रोशनी निकलता है, उसकी बात हो रही है बच्चों, ठीक है। उपयोगकर्ता लाइट पेन का उपयोग करके स्क्रीन में चीजों को दिखाने का काम करते हैं। ये कहां काम आता है, ये अगर कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है या कहीं इंडिकेट करना है, वहां पे लाइट पेन का काम आता है। एनिमेशन के क्षेत्र में इसका काम आता है बच्चों। देखो अगर गौर करो तो कई जगह पे लाइट पेन, देखो ये क्या है, लिखने वाला लाइट पेन है, ये लिखने वाला है, वो इंडिकेट करने वाला लाइट पेन है। ये लिखने वाला लाइट पेन है, वो इंडिकेट करने वाला लाइट पेन है। अगर जो बच्चे मेला गए होंगे, मेले में लेजर का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी लाइट पेन की श्रेणी में आएगा। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, आज इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा क्या है करके। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस में प्रयोग किया जाता है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे और आज हम डेटा क्लियर कर देंगे आपका। चलिए बच्चों बताइए, तैयारी करिए, नोट्स रेडी करिए, समय कम बचा है और प्रॉपर पढ़ना अपने को। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस में आता है। वेरी गुड, शाबाश। इनपुट मतलब अंदर लेना, अंदर लेना। इनपुट मतलब बेटा वेब कैम रे, कैमरा रे, वेब कैम, कैमरा, वेब कैमरा, कैमरे की चीज अंदर आती है ना। अगर आप मेरे को देख रहे हो, अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो कोई कैमरा लगा होगा, तभी तो देख रहे हो ना। कैमरे से मैं, कैमरे का, मेरी फोटो कैमरे के अंदर आई, इसीलिए तो इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया इनपुट डिवाइस। भाई कैमरा लगा है तब तो मैं दिख रहा हूं और आपकी स्क्रीन में आ रहा हूं, तो मैं दिखा ना इनपुट डिवाइस। ऐसे याद रखना है, आप गलत नहीं करेंगे सवाल को, ठीक है। अब चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कमेंट करके जवाब दीजिए। कौन सा इनपुट डिवाइस है। आज आपकी आंखों के सामने से इनपुट डिवाइस गुजरेगा, आउटपुट डिवाइस भी गुजरेगा और आपको चित्र भी दिखाया जाएगा ताकि चीजें याद हो जाए। एक बार तो याद करना है यार, बार बार करने की जरूरत नहीं, एक ही बार याद करना है। जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट इनपुट डिवाइस है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। भाई सभी है ना, अभी तो फोटो दिखाया था ना, माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर है, लो वापस दिखा दिया। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो देख लीजिए, ये सभी इनपुट डिवाइस है भाई। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, MICR भी इनपुट डिवाइस है, टच पैनल भी इनपुट डिवाइस है, टच पैनल भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, बार कोड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस है। एक बार सभी के सभी इस फोटो को स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो इनपुट डिवाइस करके। क्यों याद नहीं होगा, और एग्जामिनर अगर एग्जाम लेने वाला, परीक्षा लेने वाला इससे बात हो जा पाएगा, इसी में सवाल आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, और इस बात पे, इस वीडियो पे सब अभी भी लाइक भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस से नहीं जुड़ता है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। अब आपके पास 4-5 ऑप्शन दिया है, इनपुट डिवाइस से नहीं जुड़ता है मतलब उसका कनेक्शन इनपुट डिवाइस से नहीं आएगा, इनपुट डिवाइस से कनेक्शन नहीं आएगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस की यूनिट से नहीं जुड़ता है। अब ये थोड़ा सा एक लेवल का ऊपर का सवाल है, ले लिया मैं कि क्या पता एग्जाम में आ जाए। जवाब दीजिए, है ना। आप आराम से बताइए बच्चों, आपने पढ़ा है हर चीज को, आपने देखा है, आपने समझा है, गलत नहीं होना चाहिए।
कुछ सवाल एग्जाम में रहेंगे जो थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स रहेंगे, उसी आउट ऑफ बॉक्स को समझ के एग्जाम में आपको पेपर को सॉल्व करना है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही है ये बात। या बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसको प्रयोक्ता समझ जाता है। बाइनरी भाषा को, बाइनरी डिजिट को, जो कि 0 और 1 होता है, उसको सिर्फ कौन समझ सकता है? ओनली फॉर कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर की भाषा ही है मशीन लैंग्वेज, दैट कॉल्ड टू बाइनरी भाषा। अगर आप ऐसे इन क्वेश्चन में डिफरेंस पकड़ लोगे कि कौन सा सवाल क्या है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती बच्चों। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया मानव की भाषा अलग होती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। और कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और जो हमेशा 0 और 1 होता है, इसी को बोला जाता है क्या? बाइनरी डिजिट। ठीक है, शाबाश बच्चे। जब तक कंप्यूटर में हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के लिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है ना, क्वेश्चन को घुमाया गया है बच्चों, कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के, अंटिल द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द हैंडराइटिंग द इनपुट डिवाइस। जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब, बहुत सही जवाब दे रहे हैं कई बच्चे। वेरी गुड स्टूडेंट। क्या होगा इसका आंसर? शाबाश, बिल्कुल, मतलब हाँ कमेंट करिए, आराम से पढ़ के जवाब दीजिए बच्चों, आपने पढ़ा है इसको। हस्तलेख को ना पहचान ले, साइन को ना पहचान ले। देखिए इसका सही आंसर है सूचना को डिजिटाइज करना। भाई कैसे पहचानेगा? आपकी साइन को समझना बच्चों, इस ड्राइंग को समझना। ये डिजिटल पेन है, ये क्या है? डिजिटल पेन है। ये पहचानेगा कैसे? जब तक ये डिजिटल रूप में अपलोड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपलोड नहीं होगा। भाई अगर आप कहीं पे साइन करते हो, रजिस्ट्री में साइन कर रहे हो या कहीं भी साइन कर रहे हो, कब पहचानेगा वो? जब तक डिजिटल रूप से वो अपलोड नहीं होगा, मतलब उसका डिजिटलीकरण नहीं होगा। आज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड लगे हुए हैं ना, क्योंकि वो डिजिटल रूप से अपलोडेड है बच्चों। ठीक है, जवाब देंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। देखिए पहला चीज यहीं पे आपको ट्रिक दे दिया है, पॉइंटिंग। अब तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई बच्चा भी इस क्वेश्चन को गलत करेगा। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। सबको पता है ना, ये तो दुनिया का हर तीसरा आदमी जानता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है। पॉइंटिंग बोला मतलब क्या है बेटा? माउस है। कितनी बार बताया हूं ना, माउस को क्या बोला जाता है? यहां पे लिख लेना, उसे बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है माउस को? माउस में कर्सर भी शो करता है ना, कर्सर, तो कर्सर से भी माउस शो करता है, ये तो आप लोग जानते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है माउस के कितने प्रकार होते हैं, ये तो आपने लगा लिया। माउस के 4 प्रकार देखे गए हैं। एक होता था पहले मैकेनिकल माउस, फिर आया ऑप्टिकल माउस, फिर आया ट्रैक बॉल माउस, फिर आया स्टाइलिश माउस। ये 4 प्रकार के माउस का उपयोग होता है। किसी में वायर होता है, किसी में वायर नहीं होता है, और कोई वायरलेस होता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे बच्चों ना। ये ड्राइंग देख लीजिए। स्क्रॉल माउस क्या होता था कि माउस में, जैसे हमारे माउस में ये देखिए यहां पे स्क्रॉल लगता था, यहां पे स्क्रॉल, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? मैं दिखा पा रहा हूं, समझ आ रहा है? यहां पे स्क्रॉल, पर साथ में याद रखिए उसमें तार भी था। स्क्रॉल के साथ तार था, इसमें तार नहीं है ना। उसके बाद था कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस सीधा तार से जुड़े रहता था। इसके में भी स्क्रॉल था पर नीचे कॉर्ड लगता था। अभी आया है ऑप्टिकल माउस, जो कि यही है। ये इसमें तार नहीं है, ये ऑप्टिकल माउस है। इसमें नीचे ट्रैक बॉल भी नहीं है ना, नीचे बॉल भी नहीं है ना, ये सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के माउस आपको पता होने चाहिए। और मैकेनिकल माउस भी बेसिक माउस था, है ना। तो याद रखिए ऑप्टिकल माउस क्या होगा? इसमें वायर नहीं होता है, और उसमें छोटा सा वो देते हैं मेमोरी कार्ड टाइप का, जिससे कि आपका माउस वाईफाई के रूप में कनेक्ट कर सके। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना। वह कौन सी डिवाइस है जो एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? मतलब एंटर कर गई और कम्युनिकेट करती है, उस डिवाइस का नाम बताइए। अलग अलग शब्दों में सवालों को बनाया जाता है, पर हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने भी शब्द बदल ले हम सवाल कर लेंगे बच्चों। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या? वेरी गुड, कमेंट करिए। वह कौन सी डिवाइस है जो अलग अलग, है ना, जवाब दीजिए, मतलब जो जानकारी में एंटर करती है, क्या बोलते हैं उसको? सिंपल शब्दों में है, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। एंटर वर्ड लिखा है, मतलब वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो शब्दों को समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। शब्दों से सवाल को समझ लेंगे ना, आप गलत नहीं करोगे। शब्दों को समझेंगे। भाई एंटर वर्ड आया है, इंटर मतलब भाई इनपुट हो रहा है ना। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस दिखा चुका हूं ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ये बिल्कुल प्यारा सवाल है। इस टाइप के सवाल को एग्जाम वाला भी पसंद करता है। इस टाइप के सवाल को एग्जाम लेने वाला भी पसंद करता है। जवाब दीजिए, निम्न में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? कमेंट करके सारे बच्चे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? और सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे।
भाई इनमें से कौन सा समूह है जो सिर्फ इनपुट डिवाइस है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो ये जो ग्रुप है ये आपके इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है बच्चों, ये ग्रुप है। ठीक है, इसको सारे बच्चे दिमाग में बैठा के चलना। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। तो जो भी मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से नोट्स दे रहा हूं, इन नोट्स को कॉपी में लिखना चालू करें स्टूडेंट, लेट नहीं करना कोई भी। ठीक है, अब जो ये अगला सेक्शन आ रहा है ये दो वर्ग के लिए काम आएगा, महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन। ये दो वर्गों के लिए काम है, मैथमेटिक्स है, जो एग्जाम में आएंगे, सिलेबस में है। महिला पर्यवेक्षक में कितने नंबर का मैथ्स आने वाला है भाई? खुली भर्ती वालों का 30 है और परिसीमित वालों का 20 है, और वार्डन में 20 नंबर का मैथ्स है। और इस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। बढ़िया बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं, माल उठा लीजिए। चलो, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, तो मैं टाइमर लगा रहा हूं ना, तो बताइए वर्ग की भुजा और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 15 क्वेश्चन, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, हर क्वेश्चन में डिटेल दिया जा रहा है। बताइए अगर आपने पढ़ा है, इसको पढ़ा है कभी। और याद रखिए बच्चों, जिनसे मैथ्स नहीं बनता है उसको मैथमेटिक्स अच्छे से करना ही है। चलिए समझेंगे कहां पे गलत हुआ, कहां पे सही हुआ और कैसे बनाना है। सबसे पहले सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल। भाई मैं यहां पे प्यार से लिख रहा हूं वर्ग और यहां पे वृत्त। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्ग की भुजा और वृत्त के क्षेत्रफल के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है। तो अगर आप गौर करोगे, यहां पे बोला समान है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या वर्ड दिया है? अगर वो क्या है? समान है। कुछ नहीं करना है बच्चों, ए स्क्वायर के नीचे ला देंगे आर स्क्वायर को और ये हो जाएगा पाई बाई 1। कई बच्चे ने जवाब दिया है सी, कई बच्चे ने बोला डी। बेटा पाई का मान तो रखना पड़ेगा ना, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 रखोगे तो 1 से इंटू हो जाएगा और ए स्क्वायर यहां पे ए और आर हो जाएगा अंडरवुड 22/7। डी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी के साथ गए हैं करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को बराबर कर दिया। फिर ए भैया उसकी भुजा है ना, तो भुजा को और त्रिज्या को अनुपात में ला दिया और यहां पे पाई का मान रखा, आ गया। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर 22/7 नीचे तो 1 था, तो 1 से 7 का इंटू करेंगे तो 7 ही आएगा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ध्यान में रखना, और ये आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई का क्रम 30%, 25% अधिक की गई है। इनमें बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? चलिए ट्राई करिए स्टूडेंट। और पता है क्या होता है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, कंप्यूटर को सब बनाएंगे। हमारे चैनल में कंप्यूटर को एक अलग लेवल में पढ़ा दिया गया है। सीजी सब बनाएंगे, सब पढ़ा दिया गया है। सीजी करंट अफेयर सब बनाएंगे, पढ़ा दिया जाएगा उसको भी। मैथमेटिक्स को जो बनाएगा वही आगे जाएगा, वरना याद रखिए गर्दा हो जाएगा, गर्दा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। और याद रखिए जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो आपको फॉलो करना पड़ेगा बच्चों, वरना गर्दा हो जाएगा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई बच्चों का अप एंड डाउन आ रहा है, 1 मिनट देते हैं और गलती कहां हो रहा है वो भी दिखा देंगे, क्योंकि हम पूरा डिजिटल बताएंगे आपको चीजें हो क्या रही है करके। चलो सब लोग कर लिए, समझेंगे बेटा। पहले तो यहां आइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भैया फॉर्मूला होता है d इंटू d2 1/2 वर्ग इकाई, मतलब d और d2 ये होता है d, ये जो होता है ना d, डायमीटर बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। इस बात को याद रखिए बच्चों। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये सवाल नहीं बना सकते। मतलब इसमें बोला है कि उनकी लंबाई और चौड़ाई क्रम, मतलब एक d1 है एक d2 है, इसमें 30% और 25% बढ़ाया गया है। ये वर्ड है, आप मानिए 100, पहले में बढ़ाइए 30% तो 130/100 हो गया, दूसरे में बढ़ाइए 25% 125/100 हो गया। सिंपल सी बात थी, ये 100 से ये कटा, 25 25 पंचे 25 25 चौक 100, ये 4 से काटूंगा तो कितना आएगा? 4 तिया 12 और यहां पे कितना गया? 1 4 दूनी 8 4 पंचे 20, इंटू कर लीजिए तो कुछ 162.5 आएगा। इस बात को याद रखना। देखिए माने आप 100 थे, इस बात को याद रखना, तो 100 से इसको घटा देना बच्चा, यहां पे आएगा 62.5%। अब एक चीज पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बच्चों, एक चीज सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बात किया था। सवाल पढ़ते हैं, एक समचतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई का क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई है, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा?
तो याद रखना, आप इसको दो टर्म्स में कर सकते थे, आयत के टर्म्स में भी बनता और समचतुर्भुज के टर्म्स में भी ये बन जाता। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं। मन लगेगा, सेशन छोड़ता हूं यार, बाद में देख लूंगा, ये मन में आएगा, ये मन की क्वालिटी है, ये छोड़ यार बाद में कर लेते हैं। पर याद रखना, जो आदमी सीरियस नहीं हुआ वो 20 नंबर से कटेगा। और महिला पर्यवेक्षक वाले कितने से कटोगे? खुली भर्ती वाले 30 से कटोगे और परिसीमित वाले 20 से कट जाओगे। याद रखना, ये मन बोलेगा कि कंप्यूटर में तो मैंने झंडे गाड़ दिए हैं, मैथ्स बाद में देखेंगे। ना बेटा, ना मुन्ना, ना, ऐसा ना होने देना। ना, मन को रोक के रखो कि मन के हारे हार, मन के जीते जी, जो मन बोले करने को उसके विपरीत कर। जमा नहीं क्या? कल जवाब देंगे इसका। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए बच्चों, ट्राई करिए। आयत का ड्राइंग है ये। किसका ड्राइंग है ये? आयत का ड्राइंग है ये। बना नहीं बनाना, मैं बताता हूं कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, कैसे उठाना है, मैं समझाता हूं बच्चों। ठीक है, देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। पहला लाइन, लंबाई L होता है, चौड़ाई B होता है, उससे वो 23 मीटर अधिक है, तो L माइनस B करूंगा, कितना मान आया? 23 आया। ये पहला समीकरण है ना। और आयत के चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है। जब भी चारों भुजा बोलेगा, आपको निकालना क्या है? परिमाप। तो याद रखिए, आयत का परिमाप होता है L, कोष्टक में L प्लस बी इक्वल टू है 206। ये आपका दूसरा इक्वेशन। आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 अंडर रूट L प्लस बी इक्वल टू 206। काटो इसको, 2 एकम 2, 0 2 तिया 6, है ना। ये कितना हो गया? L प्लस बी इक्वल टू ये। क्लियर हुआ? अब देखना बच्चों, अब आपके पास दो टर्म्स आ गया है, एक L माइनस बी है और एक L प्लस बी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसका? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा L, यहां पे लिखूंगा B। पहली बार जब भी आपके पास इस टाइप का टर्म्स आता है ना, L माइनस बी, L प्लस बी, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं बच्चों। तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 103 में 23 ऐड करूंगा, 126 हो जाएगा, और 103 में 23 घटाऊंगा, 80 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 2 से काटोगे तो 40। 63 और 40 को इंटू करोगे, आएगा 25 20। क्वेश्चन हमको हार्ड लग सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपने इनका बेसिक नहीं पढ़ा है, पर ये हार्ड क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो बच्चों। हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, हम ऐप में देते हैं, वो अलग बात है। ऐसे सवाल को किया जा सकता है अगर आपको पता हो। नहीं समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रमिति, एरिया का जो टॉपिक है ना, एरिया, इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। पक्के सवाल आते हैं। अगर मैं यहां पे महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस उठा के देखूं तो यहां पे एंट्री नहीं किया है, पर क्षेत्रफल का आकलन लिखा है। मेरे पास जो सिलेबस है उसमें लिखा है क्षेत्रफल का आकलन। तो क्या लगता है सवाल नहीं पूछेगा? पूछेगा बच्चा, और भर भर के सवाल पूछेगा। जवाब दीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की भुजा क्या होती है? वर्ग की भुजा मतलब ए। और याद रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है। अब बोल रहा है कि समझना बेटा, वर्ग की भुजा को, अंडरलाइन कर रहा हूं, भुजा मतलब ए को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग का क्षेत्रफल पहले बताओ मुझे क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर। मतलब मैं इसको ए और ए लिख सकता हूं। वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 100 मैंने माना। पहली भुजा में 50% मतलब 150 बटे 100, और दूसरी भुजा में 50 मतलब 150 बटे 100। ये 100 से ये 100 कटा, ये 0 से ये कटा, ये कटा, 25 पंचे 225। बेटा याद रखना, आपने माना 100 था, आया 225। कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि हो रही है ना, 125% की वृद्धि हो गई। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, सवाल उतने भी कठिन नहीं है। सूत्र याद होना चाहिए, सवाल उतने भी कठिन नहीं है बच्चों। क्या यह सवाल आपको समझ आया? आराम से बताइए बच्चों। आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, किसी भी मतलब आपने स्ट्रीम लिया हो, अपने सब्जेक्ट लिया हो, क्या यह सवाल समझ नहीं आया आपको? जवाब दीजिए। क्या हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं किया? सवाल बोला क्या है? इसके क्षेत्रफल में, हाईलाइट कर रहा हूं, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए को 2 बार लिखेंगे क्योंकि हर भुजा में 50% की वृद्धि हो रही थी। आराम से बन गया सवाल। आया, आना ही चाहिए, कहां जाएगा ये? अगला क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैं कुछ बातें लिख देता हूं। पहले आर मतलब होता है त्रिज्या। भाई आर मतलब त्रिज्या होता है ना। एक सर्कल दे देता हूं। कहां मेरा सर्कल? हाँ ठीक है, यहां पे एक सर्कल हम दे देते हैं। चलो ठीक है ना, ये एक सर्कल हमने दे दिया। ये आपका सर्कल है, अगर आप देख पा रहे हो, ये है आपका सर्कल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? अगर सेंटर से खींचूंगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या,
है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो भैया वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बार याद रखना, जब भी प्रतिशत में बढ़ाना होगा, लिखो बेटा कॉपी में लिखो, जब भी प्रतिशत में बढ़ाना होगा तब हम पाई और संख्या नहीं लेंगे। इस बात को लिख लो भाई। वृत्त क्योंकि यहां पे बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या में बढ़ाने की बात कर रही है, तो आर हो गया, आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर इंटू आर। 100 माने एक बार 100% बढ़ाए तो 200% बाई 100, एक बार 100% बढ़ाए तो 200% बाई 100। ये कटा, 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 400 आया। भाई माने तो आप कितने थे, आप माने थे 100, आया कितना 400, कितने की वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। बच्चों मेरे हिसाब से सवाल समझ आना चाहिए, 300% की वृद्धि हो गई। भाई 400 निकाले ना, माने 100 थे, भाई आपने माना 100 था क्योंकि और निकाला 400, तो कितने की वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जब भी प्रतिशत में बढ़ाएगा तो आपको यही करना है, 100 मानना है, उसके फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, इग्नोर करेंगे पाई को और संख्या को इग्नोर कर देंगे। क्या सवाल समझ नहीं आया। ये छोटे छोटे सवाल जब आते हैं हम इसको बड़ा कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं परेशान होना है, मैं जैसे पैनल लूंगा ना, ये सवालों को चुटकियों में साफ कर दूंगा आप लोगों के लिए, जगह कम है मेरे पास अभी इसमें। अगला क्वेश्चन, एक चौकर की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है। ये देखो यहां पे प्रतिशत दिया हुआ था, यहां पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ता है। चौकर मतलब क्या, चौकर मतलब क्या होता है बेटा, चौकर मतलब क्या होता है, चौकर मतलब होता है वर्ग। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ा है तो यहीं से पढ़ लीजिए, चौकर मतलब क्या होता है, चौकर मतलब होता है वर्ग। चलिए बताइए, अब मैं इसको आराम समझाऊंगा ना। चौकर मतलब होता है वर्ग, चौकर की भुजा, चौकर की भुजा मतलब वर्ग की भुजा, चौकर की भुजा मतलब वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत प्यारा सवाल है, लोग यहां पे गलती करेंगे पर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ऐसे हलवा 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 कर देंगे, मामला जला देंगे, है कि नहीं, कोई बच्चा भी गलत नहीं करके आएगा और ये पूछा जाता सवाल। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बच के निकल जाऊंगा कंप्यूटर करके, नहीं नहीं नहीं, अगर एक हाथ जरूरी है तो दूसरा हाथ भी जरूरी है, तभी बनती है ताली। ठीक है, प्रीति का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। अब मैं समझाता हूं बच्चों, वर्ग की भुजा होती है ए, बोल रहा है भाई दुगना करने के लिए, चल भैया मैं दुगना कर दिया हूं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जो भुजा ए है उसका क्षेत्रफल तो भैया होगा ए स्क्वायर। 2 मिनट ना, यहां पे है ना, वर्ग की भुजा को दुगनी करने की बात कर रहा है, भाई ए को 2a कर दिया। अब जिसका ए है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, पर दुगने वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 2a स्क्वायर। यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहां पे आएगा 4a स्क्वायर। अब यहां से ए से ए काटो, अब देखो यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, गैप कितने का है, 3 का है। कितने प्रतिशत बढ़ा, 1 से 4 गया तो बढ़ा 3। अब जब भी याद रखना बेटा, यही है टर्म्स, ये चीज सीख गया, प्रतिशत में वृद्धि का फॉर्मूला, प्रतिशत में वृद्धि का फॉर्मूला होता है गैप। वृद्धि जब भी बोलेगा नीचे रखेंगे कमी और क्या रखेंगे, इनटू 100। इस बात को लिख लो, यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला, गैप कितने का है, अगर आप देखो तो गैप 3 का है, तो आप यहां पे 3 रखो। कमी, कमी क्या है भाई, 1 कम है कि 4 कम है, 1 कम है, 1 रखो, इनटू 100 कर दो, आपका 300% उत्तर आ जाएगा। अब जो बच्चा ये टॉपिक फार्मूला पढ़ा ही नहीं है या मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ा है या कहीं मैथ्स नहीं पढ़ा है वो फंस जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार सारे बच्चे बताइए। सिंपल सी बात थी, अगर एक चौकर की भुजा मतलब वर्ग की भुजा को दुगना करना था, ए था उसको 2a कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में a का बना a स्क्वायर, 2a का बना 4a स्क्वायर। a से a काट दिए, इधर बचा 1, यहां बचा 4, गैप कितने का, 3 का है ना भाई, 1 था 4 बन गया, तो कितना हुआ, 3 की वृद्धि हुई। उसको निकालने का तरीका है बच्चों ये, अगर आप पढ़ लोगे थम्स अप दोगे मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 30% घटा दी जाए, एक बार बढ़ा रहा है एक बार कम कर रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, एक बार मुझे कमेंट करके जवाब देंगे, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके जवाब दे दिए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा, जवाब दीजिए, ट्राई करिए। ठीक है, सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या आएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन। कोई जानता है, कोई पढ़ा है, कुछ नॉलेज है, जवाब दीजिए। देखिए सही आंसर क्या है, मैं बता रहा हूं आपको सही आंसर क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले जाएंगे उसके फॉर्मूले में, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब भाई जाहिर सी बात है, इसमें प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है ना, कि भैया एक बार 40% बढ़ाने की बात कर रहा है, मैंने माना 100, 40% बढ़ाने की मतलब 140 लंबाई में, जबकि चौड़ाई में 30% घटाने की बात कर रहा है, तो 100 में 30 घटाऊंगा तो मैंने माना 70। सब खेल होना है 100 में ना भाई, एक बार बढ़ाने की बात कर रहा है 40%,
140 और 30 घटाने की बात कर रहा है 170, जीरो से जीरो कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 14 अट्ठे कितना होता है 98 होता है। अब यही समझना, आपने माना 100 था, आया 98 है, तो क्या हुआ 2% की क्या आई बेटा, कमी आई ना। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बस यही तो था आज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो यही था कि लंबाई चौड़ाई में सिर्फ बढ़ाएगा, आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ये सवाल क्लियर होना चाहिए बच्चों। कामना आपका इंटरनेट ठीक करिए, बाकी सब बच्चों का नेट ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको चीजें समझ आई, सारे बच्चे बताइए, क्लियर है ना? ठीक है, 100% है। तो मेरी बात यही रहती है कि पढ़ाई ऐसे करो, ऐसे पढ़ो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सके। तो क्या हो गया, आज का सवाल इतना कंप्लीट है। हमने देखिए बच्चों, हम सेलेक्टेड क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं कि सारे बच्चों से बने, सारे बच्चे उसको बनाए, अपने आप को तगड़ा बनाए, और वीडियो को लाइक भी करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करे। पढ़ाना एक कला होता है, एक आर्ट होता है, समझाना एक टेक्निक होती है, जो मेरे को आता है, जो मैं आपको समझा के नौकरी लगवा सकता हूं। बस आपको सपोर्ट करना है, रेगुलर क्लास में आना है, क्लास अटेंडेंस देना है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है, लगे रहना है मेरे साथ। ठीक है, क्लियर हुआ? तुम लोगों के कारण मुझे लगता है मेरी आवाज चला जाएगा, पता है? जवाब दो एक बार कमेंट करके। लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, सबके लिए सब कुछ लेके आएंगे बच्चों। हर वो चीज लेके आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर वो चीज। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, अच्छा लगा ना? पढ़ना बेटा, नौकरी पाना एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक तरीका है। जो इंसान अभी मेहनत करेगा एग्जाम से पहले, वही इंसान नौकरी पाएगा। कोई भी बीज पेड़ तब बनता है पहले वो पौधा बनता है, और अगर आप पौधा बनना नहीं चाहोगे तो और भी लोग हैं जो पौधा बनना चाहते हैं। 2.5 लाख फॉर्म आते हैं एक बार में, 2.5 लाख लोग। ठीक है, समझ आया जी? क्लियर हुआ? हाँ, लेंगे लेंगे, हम सभी प्रकार की चीज लेंगे स्टूडेंट। देखिए तैयारी करा रहे हैं ना, सब कुछ लेके देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बच्चों। टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं मिल पाएगा बेटा, ये सारे पीडीएफ ओनली फॉर जो हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको दिया जाएगा। आप क्लासेस वीडियो देखिए ना फ्री में, क्या दिक्कत है? हाँ, तरीका यही है, मेहनत करना यही है, लगे रहिए, प्लानिंग करिए, मतलब अपने आप को इतना ढाल लीजिए।